नाम पे विभाजन पे लड़ाई कर गया। आप दो सावरकर पे अंतर समझिए। वो सावरकर जो गांधी जी जिसके लिए सुपारिश किए और वो सावरकर जो कि हम सब आज उसका विचारधारा को घृणा करते हैं, आज वही विचारधारा का दोनों सावरकर को मिलाइए मत, अलग सावरकर है ये दोनों। मेरा इतिहास बंधु जो यहाँ बैठे हुए वो भी इस बात पे अस्वीकार नहीं करेंगे सर। उदय जी के पास मैं जाऊंगा, लेकिन पहले एक कमेंट प्रोफेसर राकेश सिन्हा, राज्यसभा सांसद है, प्रोफेसर राकेश सिन्हा, फिर किशोर तिवारी जी, फिर उदय जी मैं आपके पास आऊंगा। गुजारिश है आप रहे। प्रोफेसर राकेश सिन्हा, प्रॉब्लम किससे है, सावरकर से या हिंदुत्व से? देखिए जिन शब्दों का प्रयोग, जिस भाषा का प्रयोग हमारे एक पैनलिस्ट सावरकर जी के प्रति कर रहे हैं, वह हिम्मत मेरा नहीं है किसी भी ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के प्रति करने की जिनकी कार्यक्रमों से, सिद्धांतों से मेरी असहमति रही हो। भारत अकेला देश है पूरी दुनिया में जहां की स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास को वर्तमान के आधार पर परिभाषित किया जाता है। हमारे वर्तमान का राजनीतिक स्वार्थ, हमारे वर्तमान का वैचारिक स्वार्थ, हमारे वर्तमान का अस्तित्व, इन तीनों के लिए हम भूत में जाकर अपने अपने तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन को परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह देश की नई पीढ़ी को, वर्तमान पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को कोई संदेश देने की जगह उन्हें बरगलाने का ही सिर्फ काम करेगा। उनका स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से ही विश्वास उठ जाएगा। सावरकर जी उन लोगों में से हैं जो अकेले नहीं, तीन भाई थे। नारायण राव सावरकर सबसे छोटे थे, उनके ये वीडी सावरकर थे, उससे पहले जीडी सावरकर थे। तीनों भाइयों ने क्रांतिकारी आंदोलन में जो योगदान दिया उसकी तुलना कसकर जवाहरलाल नेहरू और उनकी जमात से नहीं की जा सकती है। उन्होंने एक किताब की जिक्र किया कि सावरकर जी ने चित्रगुप्त के नाम से किताब लिखी। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि अपने इतिहास बोध को बढ़ाएं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोग छद्म नामों से लिखा करते थे। नेहरू जी ने 1937 में मॉडर्न रिव्यू, इस देश का सबसे प्रेस्टिजियस एक जर्नल था जो कलकत्ता से छपता था, रामानंद चटर्जी उसके संपादक थे। उसमें उन्होंने 37 के अंक में, नवंबर 37 के अंक में, यही महीना था, उन्होंने लिखा वी वांट नो सीजर, और लिखा कि नेहरू यदि देश का प्रधानमंत्री बनता है तो डिक्टेटर साबित होगा, तानाशाह साबित होगा, उसे प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहिए। मैं नेहरू के उस सत्य के लिए उनका स्वागत करता हूं, लेकिन नेहरू ये सत्य जानते हुए भी पटेल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुमत होने पर भी गांधी जी के साथ मिलकर प्रधानमंत्री बने। तो क्या मैं अब नेहरू जी का अपमान करना शुरू कर दूं? नेहरू जी ने छद्म रूप से जो अपने बारे में लिखा वो बाद में बात खुल गई। देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों की और गांधीवादियों की अलग अलग रणनीति थी। क्रांतिकारियों से कांग्रेस की सहमति नहीं थी। सहमति होती तो भगत सिंह जी को फांसी की सजा मिलने के समय महात्मा गांधी से लेकर नेहरू इस देश में एक जंग छेड़ देते। सब चुप बैठे रहे। कांग्रेस पार्टी ने लाचारी में प्रस्ताव पारित किया। जब दबाव पड़ा, पूछे महात्मा गांधी क्यों नहीं भगत सिंह की फांसी रोकने के लिए वायसराय के पास गए? क्यों नहीं महात्मा गांधी भगत सिंह की फांसी रोकने के लिए देश में नए जंग की शुरुआत की? देखिए, यही प्रॉब्लम है 1921 में चौरी चौरा में। एक बात मैं एक छोटी बात एक बात करता दूं। कमरू चौधरी जी, आप बोलिएगा, आपके बीच में वो नहीं बोलेंगे, एक करके बोलेंगे सर, अच्छा लगेगा। एक छोटी सी बात बता दूं। चौरी चौरा में असहयोग आंदोलन के दौरान जब पूरा देश असहयोग आंदोलन के लिए कूद पड़ा था, तब महात्मा गांधी ने सिंगल हैंडेडली असहयोग आंदोलन को क्यों वापस ले लिया? क्या इसके लिए मैं महात्मा गांधी का अपमान करूं? महात्मा गांधी जी की दृष्टि क्या देश विरोधी थे? सबकी अपनी अपनी रणनीति थी। कुछ ज्यादा लोकतांत्रिक थे, कुछ कम लोकतांत्रिक थे, अपने अपने तरीके से देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। वामपंथियों को छोड़कर, कम्युनिस्टों को छोड़कर किसी ने भी इस देश को धोखा नहीं दिया। लेकिन एक सवाल मैं छोड़कर जा रहा हूं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब सुभाष चंद्र बोस को 1939 में इलेक्टेड कांग्रेस प्रेसिडेंट को क्यों हटाया गया? क्या चुनाव का कोई महत्व नहीं होता है? जो काम सुभाष चंद्र बोस के साथ आपने किया वही काम आप 2014 से कर रहे हैं। एक इलेक्टेड प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये कांग्रेस के चरित्र में आ गया, नेहरूवादी कांग्रेस के चरित्र में है। 1939 में जो सुभाष चंद्र बोस भारी मतों से चुनाव जीते, कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उनको हटा दिया। वही काम 2014 से आज तक कर रहे हैं। कहते नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं। जनादेश को आप मानते नहीं हैं। किशोर तिवारी जी, आपसे राजनीतिक सवाल होगा। तिवारी जी, कम से कम अब ये प्रण ले सकते हैं आज के बाद हाथ नहीं मिलाएंगे सावरकर द्रोहियों से, सावरकर विद्रोहियों से, जो सावरकर का अपमान करते हैं, सावरकर को गाली देते हैं, सावरकर को कमजोर बताते हैं, माफी वीर बताते हैं, सावरकर को मतलब इतना दिन रात कोसते हैं। कम से कम अब
किशोर तिवारी बोलेंगे आज के बाद शिवसेना ऐसे लोगों से हाथ नहीं मिलाएगी, ये बोल सकते हैं आप? वरना आपका छद्म होगा ये, वरना सावरकर प्रेम छद्म होगा। नहीं, एक बात समझ लो कि जब उदय माहुरकर जी की किताब आई, राजनाथ सिंह ने विमोचन किया, तब भी यही बातें बहुत सारी बाहर आई। हमने साफ तौर पे कहा था कि हमारे लिए श्रद्धेय है और हम बहुत सारे मुद्दे उदय माहुरकर ने जिन्हें उसी वक्त भी क्लियर किए थे, जिस पर राहुल जी बार बार वही विवाद लाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगर देश में विपक्ष के अंदर तो ऐसे लोगों के साथ आप हाथ कैसे मिला लेंगे? भावनाओं के सावरकर पहले या सत्ता आपके लिए? नहीं, हमारे लिए सावरकर पहले, सावरकर अंतिम। तो आज के बाद सावरकर विरोधियों से हाथ नहीं मिलाएंगे, सावरकर विद्रोहियों से, सावरकर द्रोहियों से हाथ नहीं मिलाएंगे? नहीं, देखिए देश के सामने जैसे जैसे चैलेंज रहेंगे वैसे वैसे हम पॉलिटिकल डिसीजन लेंगे और उद्धव ठाकरे आपको ऑफिशियली कम्युनिकेट भी करेंगे। आप चिंता मत कीजिए। हमें तिवारी जी, सत्ता पहले या सावरकर? सावरकर का सम्मान पहले या सत्ता? नहीं, हमें तो सावरकर और महाराष्ट्र का सम्मान सबके पहले। ठीक है, तो जो सावरकर द्रोही है, अगर सावरकर पहले है तो हमने ऐसी लात मारा। अच्छा ठीक है, हाँ पता है किसने किसको। सर मैं सवाल पूछ रहा हूं, अगर सावरकर प्रेमी है, सावरकर भक्त हैं, तो फिर सावरकर से पहले सत्ता नहीं है, तो फिर इनसे हाथ तो नहीं मिलाएंगे ना आज के बाद? धमकी तो दे ही दी है। नहीं, बीजेपी को बाजू रखने के लिए अभी बीजेपी को बाजू रखने के लिए सावरकर के सम्मान से भी समझौता कर लेंगे। खुलकर बोलिए ना तिवारी जी, क्या बुराई है? समझौता नहीं करा तो सही। पाखंडी है, अरे बीजेपी पाखंडी है, उनको सावरकर का प्रेम नहीं है। वो तो जो भारत जोड़ो यात्रा पे बहुत ज्यादा लोगों का पाखंड तो माफ करिएगा, आप लोगों का दिख रहा है ना सर। अब पता लगा जयंती कब है, जन्म जयंती कब? अब तो आपने गूगल कर लिया होगा सावरकर की। यार अगले वक्त आऊंगा ना, 28 मई, देश के 28 मई की जयंती और पुण्यतिथि लेके आऊंगा। नहीं सबकी नहीं सर, आपके लिए सावरकर सब बराबर हैं, सबकी नहीं। अरे भाई आपके लिए सावरकर बराबर हैं, सब जिसकी है सबकी लेकर आऊंगा। गांधी जी की पूछता आप नहीं गूगल करते सर, नेहरू जी की पूछता आप गूगल नहीं करते। ये सेकुलर सरकार बनने की वजह से ना वो हो जाता है सर, मजबूरी नहीं है कोई। अरे मैं किसी की गूगल नहीं किया, मुझे ये स्टैटिस्टिक्स पे भरोसा नहीं है, मेरी फिलोसॉफी पे भरोसा है। मैंने जो कहा वो अंतिम है, मैंने जो कहा वो अंतिम। उदय जी डर किस चीज से है? क्यों बार बार सावरकर को टारगेट किया जाता है आपके हिसाब से? क्या डर क्या है? जो कमरू भाई ने कहा कि प्रॉब्लम आइडियोलॉजी हिंदुत्व से है, नहीं देखिए सावरकर से खौफ क्यों खाती है कांग्रेस? सवाल मेरा ये है। मैंने सावरकर जी पे जितने भी आक्षेप हुए हैं सावरकर जी के, उसको हमने बहुत ही विस्तार में उसको टैकल किया है हमारी पुस्तक में, मैंने और मेरे सह लेखक चिरायु पंडित ने, और ढेर सारे रेफरेंसेस दिए हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि हमने हमारा मत उसमें जोड़ दिया है। रेफरेंसेस के साथ हमने कहा है जो भी आक्षेप सावरकर पे होते हैं वो सभी गलत हैं। उसके पीछे एक राजनीति, देखिए ऐसा है कि मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति है, उसने एक आप देखिए 2000 के बाद में उसमें एक बहुत बढ़ोतरी हुई है। जितनी मुस्लिम तुष्टिकरण की आवश्यकता होगी उतनी ही आवश्यकता सावरकर को बदनाम करने की होगी, ये बड़ा स्पष्ट है। और दूसरा, मैंने पहले जो कहा मैं फिर से दोहराऊंगा, मेरे दोस्त कमरू भाई इसमें एग्री नहीं होंगे, लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि वीर सावरकर का जो राष्ट्रवाद है वो राष्ट्रवाद, जिसको मैं कहता हूं बिन शर्ती राष्ट्रवाद, वो जिसको बोलते हैं इंग्लिश में अनएलॉयड नेशनलिज्म, जिसमें धर्म का गौरव, जाति गौरव और प्रादेशिक गौरव वो देश गौरव के बाद में है। सावरकर ने कभी भी हिंदुओं के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मांगा। सावरकर ने जो मुस्लिम तुष्टिकरण हो रहा था उसका विरोध किया। तो सावरकर की पूरी आइडियोलॉजी, उनके कुछ शब्दों को तोड़ मरोड़ के उसको मिसइंटरप्रेट किया जाता है, उनको डेनिग्रेट किया जाता है। उसका एक ही कारण है, मुस्लिम मत संपादन करने के लिए सावरकर को विलन बनाना। ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, वो पार्टीज जो विभाजित भारत पे निपटती हैं, उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। कमरू चौधरी जी, तुष्टिकरण के लिए जैसे हमने कहा है, मेरी बात सुनिए, जो बात बोले, जैसे हमने कहा है, हमारे पुस्तक में हमने इंट्रोडक्शन में कहा है, डॉन ऑफ द सावरकर एरा। ठीक है,
370 हटाना कमरू भाई, डॉन ऑफ द सावरकर एरा है। कमरू जी आ रहा हूं। राम मंदिर के द्वार खुला, लेकिन मुद्दा का डॉन बात ऑफ द सावरकर एरा है। जो नेशनलिज्म का बात करते हैं ना, हाँ बताइए कमरू चौधरी जी, बताइए। वो मेरा हिसाब से है स्यूडो नेशनलिज्म। और मैं ये तुष्टिकरण का बात कर रहे हैं, ये मुसलमान तुष्टिकरण का बात कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ ये हिंदू तुष्टिकरण कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमान को नीचे दिखाकर हिंदू बड़ा रिलीजन नहीं बनता है। इसी का अंतर है हिंदुइज्म और हिंदुत्व का बीच में, ये बिल्कुल समझना चाहिए। आज अगर इनको एक किसने दिखाया? आप भी तो बोल रहे थे कि मुसलमान तुष्टिकरण का मतलब क्या होता है? सावरकर का सम्मान आपको 7 दशक लगे। मुस्लिम तुष्टिकरण का मतलब क्या होता है? सावरकर का डिक्शनरी में आज अगर इनके हिंदुत्व जितना भी जल है इनको 1947 से पहले एक भी ऐसा राष्ट्रवाद दिखा दीजिए जो ब्रिटिश के खिलाफ। मेरा बस एक चीज, मुझे डिबेट खत्म करने से पहले उसका जवाब जानना है। बोल रहा हूं, अगर सावरकर अंग्रेजों के सेवक थे, अगर सावरकर अंग्रेजों की ब्लू आर्ट बॉय थे, तो क्यों काला पानी की सजा दी? क्यों काला पानी सड़ाया 10-10 साल तक, 28 साल क्यों यातनाएं सही? क्यों कोल्लू का बैल बना दिया? अंग्रेजों के आदमी थे ना सावरकर, तो क्यों यातनाएं दी? क्यों काला? किस नेता को काला? 2 उम्र कैद एक जीवन में। कमरू भाई, किसको मिली? कांग्रेस के किस नेता ने यातनाएं सही? एक का नाम बताइए। कोल्लू का बैल बना दिया गया था। मैं 10 सेकंड लूंगा। बस 10 सेकंड। 1911 से पहले का सावरकर और जेल से निकलने का बाद में सावरकर में डे एंड नाइट का अंतर है। और हमारा कांग्रेस पार्टी आज भी उनका 1911 से पहले का सावरकर को आज भी गांधी जी का याद करता हूं कि वो समर्थन शुक्रिया सर, समय का अभाव। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। सौ बात की एक बात,